कई मुद्दों पर पीएम मोदी की नीतियों के विरोधी रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू ने समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर मोदी सरकार की नीति का समर्थन किया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने देश में कॉमन सिविल कोड की वकालत की है। संविधान की व्याख्या करते हुए जस्टिस काटजू ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू करने से कहीं भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कॉमन सिविल कोड पर चर्चा को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद मार्कंडे काटजू का ये रुख अब सामने आया है। बीजेपी का एजेंडा है जिसका समर्थन जस्टिस काटजू ने किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड न बनाने से मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, उनको पिछड़ा रखा गया। इससे उनके कानून में आधुनिकीकरण नहीं हुआ, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। अब जैसे मिसाल के लिए लीजिए कि कोई मुस्लिम पति है, वो तलाक करना चाहता है अपनी बीवी को, तो उसको सिर्फ जबानी कहना है तलाक तलाक तलाक, कोई अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस 3 बार तलाक 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 कह दे या एक चिट्ठी भेज दे तलाक जिसमें लिखा है तलाक तलाक तलाक, और वो तलाक हो गया। जबकि अगर पत्नी को करना है तलाक तो उसको कोर्ट में केस करना होगा, और केस आप जानते हैं सालों चलते हैं हमारे अदालतों में, और उस केस में कोई ग्राउंड आधार देना होगा कि क्यों तलाक चाहते हो। वो जो ग्राउंड्स हैं मुस्लिम वुमन के तलाक के लिए, वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 है, उसके धारा 2 में दिए हैं, जैसे कि क्रूएल्टी है या एडल्ट्री है, 4 साल के लिए डिजर्शन है। तो एक ग्राउंड देना होगा, उसको साबित करना होगा गवाही करके, और सालों तक चलेगा केस, तुरंत नहीं मिल सकता। पति को तो तुरंत मिल जाएगा और कोई ग्राउंड नहीं बताना है, मनमानेपन पे कर सकता है कि हमें नहीं, अब मेरी बीवी अच्छी नहीं लगती है तो तलाक तलाक तलाक, कोई ग्राउंड देने की जरूरत नहीं। तो ये औरतों के प्रति अनजस्ट अनफेयर है कि नहीं। और आज की ये तो इक्वालिटी का युग है, बराबरी का युग है। हमारे संविधान में धारा 14, धारा 15 सब ये समानता का आधार देते हैं सब नागरिकों को। धारा 21 जीविका का आधार देती है। तो ये तो बिल्कुल पिछड़ा कानून है। जो कानून बने थे 7वीं सदी में, 7th सेंचुरी में, आज 21 सदी में चल सकते हैं। सोचिए, यानी जब समाज बदलता है तो कानून को भी बदलना होता है। अब जो समाज 7वीं सदी में था अरब में, आज 21वीं सदी है, तो वो कानून चल सकता है। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, ये तो जबरदस्ती की बात है कि साहब शरीयत के खिलाफ है। वो और है क्या, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसके पीछे, कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। तो कॉमन सिविल कोड है क्या जिसको लेकर चर्चा हो रही है, वो हम आपको बताते हैं। सभी धर्मों पर एक कानून लागू होगा अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो, जिसका समर्थन जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी किया है। संपत्ति, विवाह, तलाक से संबंधी कानून इसके अंतर्गत आते हैं, कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही मुस्लिमों का कानून शरीयत के हिसाब से है। अभी जो कानून है मुस्लिमों का, वो कानून शरीयत के हिसाब से है। और अगर कॉमन सिविल कोड आ जाता है तो फिर सभी नागरिकों के जो अधिकार हैं वो बिल्कुल समान हो जाएंगे। विजय विद्रोही मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। विजय, एक बार फिर से चर्चा हो रही है। पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने कॉमन सिविल कोड की वकालत की, फिर जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा कि हाँ, मैं इस एजेंडे का समर्थन करता हूं जो ये बीजेपी का एजेंडा है। यानी कि एक बार फिर से अब चर्चा होगी कॉमन सिविल कोड पे, या फिर कुछ होगा भी आपको लगता है बीजेपी के काल में? देखिए, बीजेपी या एनडीए के कुल मिलाकर 3 बड़े मामले थे जिनको लेकर हमेशा बहस होती रही, और बीजेपी जिसको हमेशा हाशिए पर डालती रही। समान नागरिक संहिता का मामला, जिसको कभी कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उठाया, उद्धव ठाकरे ने भी इसको उठाया था। राम मंदिर का मसला, जिसमें संघ के लोगों ने अभी से दबाव बनाना शुरू किया है कि जब घोषणा पत्र में है तो कुछ करना ही चाहिए। धारा 370 को हटाने की बात संघ कह रहा है, उस पर बहस की बात पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस पर बयान दिया था। और उधर बीजेपी के अन्य जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड इसका एक हम आगे इसका हम जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर अभी सरकार के गठन को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और ऐसे में तीनों विवादास्पद इश्यूज पर बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर,
बीजेपी के जो साथी धड़ों के साथ के अंदर और फिर बीजेपी के काटजू जैसे समर्थकों के अंदर अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा, उन मुद्दों को क्या दबाने की कोशिश हो रही है या फिर इतनी जल्दी या इतना उतावलापन आखिर क्यों दिखाया जा रहा है? डॉक्टर मार्कंडे काटजू जो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है, पूरी तरह से अमानवीय है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण इसमें बदलाव नहीं किया गया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम महिलाओं के संगठन हैं और जितनी दूसरी पार्टियां हैं, सबके साथ मिलकर ही शायद इस पर आगे कुछ बात होनी चाहिए। नहीं तो इधर उधर के एक दो ऐसे बयान आएंगे तो इससे भ्रम ही फैलता है। जी, और ये राह भी इतनी आसान नहीं होने वाली, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमसे बातचीत करने के लिए। तो विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि अभी महंगाई के मुद्दे की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी के मुद्दे की बात नहीं हो रही, उधर आर्टिकल 370 की बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, क्या बाकी मुद्दे बीजेपी के लिए गौण हो गए हैं और सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत होगी। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने अपने पास आए एक केस की कहानी बताई, जिसमें कैसे एक महिला को उसके पति ने तलाक दिया और फिर उस केस में उन्होंने कैसे पीड़िता को इंसाफ दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में जज था, एक उड़ीसा से केस आया मेरे बेंच के सामने। उसमें क्या था कि उड़ीसा में किसी गांव में एक मुस्लिम पति पत्नी रहते थे, करीब 34-35 साल का पति होगा और 28-30 साल की पत्नी होगी, उनके 3-4 बच्चे भी थे। एक बार वो जो पति साहब थे, उन्होंने शराब वराब बहुत पी के अपनी पत्नी से कहा तलाक तलाक तलाक, रात को अकेले में, और कोई तीसरा आदमी नहीं था वहां। अच्छा, ये महीने तक किसी को बात ही नहीं मालूम हुई। महीने भर के बाद वो पत्नी ने बेवकूफी से अपने किसी दोस्त से कह दी और वो दोस्त ने किसी तीसरे व्यक्ति को कह दी। इस तरह बात फैल गई और मौलाना साहब जो गांव के थे उनको मालूम हो गया और मौलाना साहब ने कहा कि अब ये आदमी औरत साथ नहीं रहते क्योंकि इनका तलाक हो गया। तो एक भीड़, मुसलमानों की भीड़ आ गई उनके घर पे और औरत से कहा तुम निकलो घर से। तो औरत ने कहा कि भाई मेरे 3-4 बच्चे हैं, पति मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों के लिए? बोले नहीं, अब तुम्हारा तलाक हो गया, गेट आउट। तो उस केस किया, उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसमिस किया, अपील आई सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा देखिए साहब, ये सब कानून नहीं चलेंगे इस मुल्क में। ये सब मुल्क है, सिविलाइज कंट्री है, और चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम है, मैं उससे मतलब नहीं। आपको एक सभ्य तरीके से व्यवहार करना होगा। यू हैव टू बिहेव इन अ सिविलाइज मैनर। ये क्या है जंगलीपन? अरे भाई, वो आदमी औरत साथ रहना चाहते हैं, आपसे क्या मतलब कि आप जबरदस्ती उनको, औरत को बाहर फेंकेंगे? तो मैंने पुलिस को ऑर्डर किया कि देखो कि कोई नहीं इनको सताए। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस काटजू ने कॉमन सिविल कोड के समर्थन में एक और उदाहरण सामने रखा, जिसमें शादी के बाद पति इंग्लैंड चला गया और फिर वहीं से चिट्ठी में तलाक लिखकर भेज दिया। एक मुस्लिम लड़की थी, हिंदुस्तान में रहती थी, उससे शादी हुई एक मुस्लिम जो इंग्लैंड में रहता था। वो दोनों के परिवार जानते थे एक दूसरे को, तो लड़का आया इंग्लैंड से और शादी की यहाँ हिंदुस्तान में। और फिर वो कहा पत्नी से कि मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड अकेले, और तुमको मैं सब इंतजाम करूंगा तुम्हारे भी इंग्लैंड आने का। वो चले तो गए इंग्लैंड, मगर महीने भर के अंदर उनकी एक चिट्ठी आई इस लड़की के पास, तलाक 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 लिख दिया। और हालत ये थी उस लड़की की कि वो तो आत्महत्या करने जा रही थी। यानी कई ऐसी लड़कियों का आत्महत्या हो गया या बेचारी तलाक दिया, वो घूम रही इधर उधर, न कोई सहारा है। ये इंसानियत के खिलाफ है। ये जो कानून है इट इज इनह्यूमन, इंसानियत के खिलाफ। या कि कहना कि हरजाना आप तलाक तो दे दिया अपनी बीबी को, बच्चे 3-4 पैदा कर दिए, मगर कह रहे हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। ये क्या इंसानियत है? कॉमन सिविल कोड है क्या, ये आपको बताते हैं। कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत सबके मौलिक अधिकार एक समान
होंगे, सभी धर्मों पर एक ही तरह का कानून लागू करना होगा। अभी अलग है, संपत्ति, विवाह, तलाक से संबंधित कानून भी बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, फिर उसमें कोई अंतर, कोई फर्क नहीं रह जाएगा, जिसकी वकालत जस्टिस काटजू ने की है। मुस्लिमों को कानून शरीयत के हिसाब से है, लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो फिर ऐसा नहीं होगा। सभी के लिए कानून एक समान, एक जैसे होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों पर एक कानून लागू होगा। अभी ऐसा नहीं है। अब जस्टिस काटजू ने समर्थन किया, इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने इसका समर्थन किया। जस्टिस काटजू ने धारा 370 को लेकर भी अपना रुख साफ करते हुए कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि इससे कश्मीर देश से अलग हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। पिछले दिनों जितेंद्र सिंह के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के अलग होने वाला बयान दिया था। धारा 370 जिसमें कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, इधर कुछ डिमांड उठी, किसी ने कहा, जितेंद्र सिंह कोई मंत्री हैं, कि उसको रद्द कर देना चाहिए। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि धारा 370 रहे या रद्द हो जाए, इस पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं। मगर कुछ कश्मीर के नेताओं ने कहा कि अगर इसको रद्द कर देंगे तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, सिसीड कर जाए, जो इंग्लिश। क्यों नहीं ले रहे हैं उमर अब्दुल्ला? अरे भाई, अब आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं, सबको मालूम है। तो मैंने इस पे लेख लिखा कि देखिए, ये सिसीड नहीं कर सकते हैं आप हिंदुस्तान से। आर्टिकल 370 रहे या रद्द हो जाए, मगर किसी अवस्था में आप भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। उसके दो वजह हैं। एक तो संविधान की धारा 1 में लिखा है कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कहा था कि इसीलिए हम यूनियन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये कोई निकल नहीं सकता इस यूनियन से, ये परमानेंट यूनियन है। तो ये अनुच्छेद 370 पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू की प्रतिक्रिया।